हेलो डियर स्टूडेंट, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण के युग के दूसरे भाग में आप देखेंगे कि किस तरह उपनिवेशों में औद्योगिकरण यानी कि भारत जैसे उपनिवेश, भारत हमारा ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसमें किस तरह से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। सिर्फ ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, साथ ही साथ उसके उपनिवेशों में भी किस तरह से औद्योगिक बदलाव आए, इसको हम देखते हैं। भारतीय कपड़े का युद्ध, आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे कपास का या फिर सूती वस्त्र का और रेशमी वस्त्र का पूरी दुनिया में डिमांड था। ढाका की मलमल बहुत फेमस थी और सूती वस्त्र को भी हमारे व्यापारी दूर दूर तक बेचते थे, जिनसे क्योंकि इनका कपास इतना महीन होता था कि दूर दूर के देशों में इनकी डिमांड रहती थी। तो हम देखते हैं कि मसलिन उद्योग के पहले भारत में सूती और रेशमी उत्पादकों का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में था, बिल्कुल। और साथ ही साथ भारत के महीन कपास की मांग पूरी दुनिया में थी और ये पंजाब के रास्ते से स्थल मार्ग होकर के अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से मध्य एशिया के देशों में जाता था हमारा कपास। और साथ ही साथ सूरत जो गुजरात में है, हुगली और कारोमंडल, ये सब के समुद्र तट से दक्षिण पूर्वी एशिया में भी व्यापार होता था। इस तरह हमारा व्यापार जो था सूती वस्त्र का पूरे दुनिया में फैला हुआ था। और यहाँ से जो व्यापारी होते थे और बैंकर होते थे वो तटीय क्षेत्र में, यहाँ पे भारतीय जो व्यापारी बैंकर होते थे तटीय क्षेत्र में इसको निवेश करके दूर दूर तक व्यापार फैलाते थे। और जो सौदागर होते थे, सौदागर आपने पहले भी देखा कि किस तरह गांव में बुनकरों को पैसा दे करके सौदागर क्या करते थे, कपड़े बुनवाते थे तरह तरह की। तो ये जो सौदागर द्वारा देश के भीतरी भागों में व्यापार होता था, बुनकरों को पेशगी देते थे और कपड़े को ऑर्डर देते थे और सौदागर उन कपड़ों को लेकर के कहाँ जाते थे, तटीय भाग में जाते थे, जहाँ बंदरगाहों तक पहुँचाते थे व्यापारियों और बैंकरों को, ठीक है। उसके बाद फिर 1750 ईस्वी तक ये काफ़ी छाया रहा, लेकिन जब यूरोपीय कंपनियां आई और इजारीदारी प्रथा यानी कि उनको सारे कुछ जो भारतीय शासक थे, जो मुगल शासक थे, उनसे उनको व्यापार का जब अधिकार मिला तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। और पहले जो 17वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह का 1.6 करोड़ रुपीस मूल्य का व्यापार होता था और 1740 ईस्वी तक सिर्फ 30 लाख रह गया। देखिए कितनी ज़्यादा कमी आई। और ये जो नए पोर्ट बनने लग गए यानी कि बम्बई, कलकत्ता का महत्व अब बढ़ने लग गया था, सूरत है, हुगली है, इन सब का महत्व अब कम होने लगा था, पुराने जो व्यापारिक बंदरगाह थे। उसके बाद हम देखते हैं कि बुनकरों का क्या हुआ। जब औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद फिर बुनकरों का क्या हुआ। 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसके साथ उस समय तक तो कोई असर नहीं था हमारे महीन कपड़ों के व्यापार में, लेकिन जब इतना ज़्यादा हमारा कपड़ा परफेक्ट होता था कि हमारे फ्रांसीसी और डच, पुर्तगाली में होड़ लगी रहती थी कि हम इनके कपड़े खरीदें। हैंडमेड बुनकर इतने ज़्यादा परफेक्ट थे कि मतलब ये चाहते थे कि हम ही इनका कपड़ा खरीदें। साथ ही साथ स्थानीय व्यापारी भी चाहते थे कि हम इनके कपड़े खरीद करके लें, इनका बुनकरों का काम इतना अच्छा होता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के बाद एकाधिकारी प्रवृत्ति आई, यानी कि बाजार में सिर्फ एक ही कंपनी छाई रही। एकाधिकार में सारे बाजार पर एक प्रभुत्व जमाए रखना। तो इन्होंने क्या किया, एकाधिकार के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा खत्म करने लगे, मतलब जो भी दूसरी कंपनियां हैं उनको खत्म करने लग गई और साथ ही साथ लागतों पर अंकुश लगाने लग गए कि इतना ही कॉस्ट में इनको प्रोडक्शन करना है। और प्रबंधन और नियंत्रण की भी व्यवस्था की, किस तरह से मार्केट को रेगुलेट करना है। एक अधिकारी प्रवृत्ति में ये काफ़ी पाया जाता है कि दूसरी कंपनियों को बुरी तरह नष्ट किया जाता है। तो इसमें ये था। तो इसमें इसके क्या क्या कारण थे। पहला था कि कपड़ा व्यापार में जो सक्रिय व्यापार, और इसके अंतर्गत ये चरणबद्ध तरीके से इन्होंने खत्म किया। एकाधिकार किस तरह से प्राप्त किया, तो हम देख सकते हैं कपड़ा व्यापार में जो सक्रिय व्यापारी और दलालों को इन्होंने खत्म कर दिया। और ये इन्होंने वेतन भूमि गुमास्ता नाम का एक मतलब
आदमी को रखा, गुमास्ता जो था, जो वेतन प्राप्त करता था कंपनी से, और वो क्या करता था, पूरा नियंत्रण करता था कि किस तरह से बुनकरों को उत्पादन करना है, पैसा देना है और क्या करना है, सारे चीज़ों का वो नियंत्रण करता था। और उसके साथ अन्य खरीदारों पर भी पाबंदी लगा दी कि यानी कि जो बुनकर उनसे पैसे ले रहे हैं, पेशगी ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो वो क्या करें, दूसरे को वो नहीं दे, दूसरे को वो अपने कपड़े बुन करके नहीं दे। और लेकिन इसके साथ ही साथ जो गुमास्ता होता था, क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति होता था, तो क्या होने लग गया, गांव वालों के साथ और या बुनकरों के साथ उनका काफ़ी मुठभेड़ होने लग गया। और सौदागर चूंकि वो उनके दुख सुख में उनको मदद करते थे, तो सौदागर के साथ उनका अच्छा टर्म था। तो हमेशा ये खबरें आती थी कि गुमास्ता के साथ टकराव की खबर होती रहती थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि भारत में मैनचेस्टर का आना। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो मैनचेस्टर कपड़े का बहुत बड़ा उत्पादक बन के उभरा। लेकिन यहाँ के कपड़े जो थे वो मशीन मेड थे, तो एक ही तरह के कपड़े होते थे, जैसे आपने पहले भी पढ़ा। तो मैनचेस्टर जब आया 1772 ईस्वी में, हेनरी पतोलो ने कहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, उन्होंने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी नहीं गिर सकती, क्योंकि ये इतना फाइन क्वालिटी का होता है कि इनकी मांग कभी नहीं गिर सकती है। लेकिन 1811-12 ईस्वी में जो 33% सूती माल जो जाता था, 1850-51 में मात्र 3% रह गया, है ना। कितना कमी आई। जहाँ 33% माल का निर्यात होता था, वो सूती माल अब कितना आने लग गया, सिर्फ 3% माल आने लग गया। और ब्रिटेन में भी क्या किए, कंपनियों के दबाव से ब्रिटेन सरकार ने आयात शुल्क बढ़ा दिया। साथ ही साथ 1850 तक सूती आयात कितना था, 31% तक हो गया। इतना ज़्यादा लोग सूती कपड़े का आयात करने लगे, क्योंकि कच्चा कपास हमारे यहाँ से भेजा जाता था, तो सूती कपड़े का आयात करने लगे। 1870 ईस्वी तक 50% आयात होने लग गया। और साथ ही साथ 1860 में जब अमेरिका का गृह युद्ध हुआ, तो वहाँ से जब भारतीय बुनकरों के पास कपास आता था, तो वो भी अब आने नहीं लग गया। तो बुनकरों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, वो कर्ज में डूब गए। तो फिर वापस वो कहाँ गए, खेतीहर मजदूर बनने लग गए। उसके बाद फिर हम आगे में देखते हैं कि फैक्ट्रियों का आना। अब किस तरह से फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ आने लग गई। तो 1854 ईस्वी में बम्बई में पहली कपड़ा मिल की फैक्ट्री खुली। उसके बाद 1862 तक 4 फैक्ट्रियाँ हो चुकी थी बॉम्बे में। और 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल खुली, और 1862 ईस्वी में दूसरी खुली। इस तरह से फैक्ट्रियाँ दिन ब दिन सेटअप होती जा रही थी। 1860 के दशक में एल्गिन मिल कानपुर में खुली। अहमदाबाद में भी 1874 में, तथा मद्रास में, मतलब 1874 ईस्वी में यहाँ तक कंपनियां हर जगह पूरे इंडिया में स्थापित हो चुकी थी। और इसमें प्रारंभिक उद्यमी कौन थे? 18वीं सदी के आखिरी भाग में जब अंग्रेज जो थे वो अफीम के कहाँ बेचते थे, चाइना को वो अफीम बेचते थे। और चाइना को अफीम बेचने के बदले चाय वहाँ से मंगाते थे, और चाय को कहाँ बेचते थे, इंग्लैंड बेचते थे। और जो भारतीय व्यापारी थे सहायक के रूप में काम करते थे। तो भारतीय व्यापारी जो सहायक के रूप में काम करते तो इन्हें भी काफ़ी प्रॉफिट हुआ। और इन सब प्रॉफिट से, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने के कारण ये लोग उद्योग में फिर पैसा लगाने लग गए। इनमें से पहला नाम है द्वारकानाथ टैगोर, जिन्होंने कलकत्ता में ये 1830 से 40 के बीच में 6 ज्वाइंट वेंचर कंपनी या संयुक्त उद्यम लगाया। साथ ही साथ बॉम्बे में दिनसा पैकेट और पारसी व्यापारी जमशेदजी टाटा, जिन्होंने इंडिया में टाटा कंपनीज की स्थापना की, उसी समय शुरुआत की। हुकुमचंद जो मारवाड़ी थे, उन्होंने कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना की। साथ ही साथ जीडी बिरला के जो पिता और दादा थे, उन्होंने भी उस समय चीन के साथ अफीम का व्यापार करके काफ़ी पैसा फिर बनाया था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधन समितियां ही क्या करती थी, भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण करती थी। और इससे पूंजी जुटाना, चाहे संयुक्त उद्यम लगाना, ये सब काम कौन करती थी, यूरोपीय कंपनियां ही करती थी। और इसमें कोई भी जो सदस्य होते थे वो भारतीय नहीं होते थे। तो उसके बाद इस तरह से फिर भी औद्योगिक घराना धीरे धीरे सेटअप होने लगा इंडिया में। अभी इन फैक्ट्रियां जब बनने लगी तो यहाँ मजदूर कैसे आए,
तो मजदूर कैसे आए? 1901 ईस्वी में फैक्ट्री, भारत की फैक्ट्री में 5 लाख के लगभग मजदूर होते थे, जो 1946 में लगभग 24 लाख के लगभग मजदूर आने लगे, क्योंकि हर जगह फैक्ट्री बसने लग गई थी, तो मजदूर भी आने लग गए थे। शहरों में काम मिलने लगा तो लोग गांव से यहाँ वापस आने लग गए। औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास के जिले के ही ज़्यादा मजदूर वहाँ आते थे फैक्ट्रियों में। आप देख सकते हैं कि 1911 में जो बम्बई की सूती मिल की फैक्ट्री खुली, वहाँ पे 50% मजदूर जो थे पास के रत्नागिरी जिले के थे, और उसके साथ ही कानपुर में भी जो पास के गांव देहात के भी, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ के आसपास के भी देहात के भी मजदूर आने लग गए। साथ साथ उद्योगपति मजदूरों के लिए, जब इतने मजदूर आने लगे तो उद्योगपति मजदूरों के लिए जॉबर की नियुक्ति करने लगे। जॉबर होता था एक पुराना कर्मचारी होता था कंपनी का, जो बहुत ही भरोसेमंद होता था, तो वो अपने गांव से लोगों को लेके आता था, मजदूरों को लेके आता था, और इस तरह वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने लग गया, क्योंकि शहरों में नौकरियां खोजना उस समय भी काफ़ी मुश्किल था। तो जो भरोसेमंद होता था जॉबर, उसको नियुक्त करता था, और वो एक तरह से शक्तिशाली होते गया। और उस समय भी कंपनियों में शिफ्ट के घंटे 10 घंटे थे, काफ़ी हार्ड शिफ्ट वहाँ उस समय होता था। इस कारण किसी ने लिखा था कि दमे के पेशेंट उस समय ज़्यादा पाए जाते थे, क्योंकि बहुत हार्ड शिफ्ट का काम कंपनियों में लिया जाता था। अगले भाग में हम और देखेंगे।